बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, कोरोना की चौथी लहर शहर कायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का माशी हब कराची एक मरतबा फिर लॉकडाउन का शिकार है। पूरे सिंध लॉकडाउन का शिकार है। पूरे पाकिस्तान में एनसीओसी पाबंदियां लगा रहा है। मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, मुख्तलिफ सरगर्मियों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। सूरत-ए-हाल है कि आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे, तीन पहलुओं का जायजा लेंगे। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश क्यों है, लोग किस खौफ से वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, लोग किस वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ आ रहे हैं। साथ साथ ये भी जायजा लेंगे कि हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं, लोगों की सहूलत के लिए क्या इकदाम किए हैं, लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है। प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर, दूसरे हिस्से के अंदर पाकिस्तान के एक ऐसे होनहार डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर्स की टीम से बात करेंगे कि जिन्होंने एक ऐसा तरीका इलाज दरियाफ्त किया है कि जिसकी आलमी इदारा सेहत भी पजीराई कर रहा है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जायजा लेंगे कि वफाकी हुकूमत जिस तरीके से कहती है कि पाकिस्तान की मईशत बैठ जाएगी अगर लॉकडाउन किया गया, पाकिस्तान की मईशत को क्या नुकसान पहुंच रहा है लॉकडाउन का, जायजा लेंगे। एक माहिर मईशत से बात करेंगे। चलते हैं सरफराज कायम खानी की तरफ और आसिम अशरफ की तरफ। हमारे नुमाइंदगान हैं, मुख्तलिफ मकामात पे कराची के मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि वैक्सीन का क्या सूरत हाल है। सरफराज, ये बताइएगा, आप एक्सपो सेंटर पे मौजूद हैं, यहाँ जो लोग आ रहे हैं, आपसे मैंने दरखास्त की थी कि उनसे बात कीजिएगा कि वो किस फोर्स के तहत आ रहे हैं, कौन उनको यहाँ पर लाने पर मजबूर कर रहा है। क्या सिम कार्ड बंद होने का डर उनको यहाँ पर ला रहा है, या वो इस खौफ से आ रहे हैं कि हुकूमत पाबंदियां लगाएगी तो फिर किस तरीके से हम जो है वो काम कर सकेंगे, या किसी को अपनी सेहत की भी परवाह है। सरफराज, सूरत-ए-हाल है क्या हकीकत में? जी फवाद साहब, अगर डर की बात कर रहे हैं आप, तो डर पे तो हमारी यहाँ पर जो लोगों से बात हुई है, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ तरह के उनके मौक़िफ़ हैं। अगर नौजवानों की बात करते हैं, लड़के या लड़कियाँ, तो उनसे हमारी जब बात हुई, उनका ये कहना है कि सिम बंद होने का डर था जिसकी वजह से वो वैक्सीन लगवाने आए हैं। और वहीं अगर दीगर अफराद से बात करें तो वो ये कहते हैं, यार जिस तरह से हमें दफ्तरों में धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो उसके बाद जो है तनख्वाहें रोक दी जाएंगी, अकाउंट बंद हो जाएगा और सिम बंद हो जाएगी। और कुछ लोगों का तो ये कहना है, हम कोरोना से अभी भी नहीं डरे, हम सिर्फ इस वजह से डरे हैं अगर सिम बंद हो गई तो लॉकडाउन में घरों में बैठकर क्या करेंगे। इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो आसाइशें हैं वो खत्म होने के डर से यहाँ पर पहुंचे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चौथी लहर से जो खतरा जाहिर किया जा रहा है उस खतरे को भांपते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाने के लिए। अच्छा सरफराज, ये बताएं कि सूरत-ए-हाल क्या है, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि एक पैनिक सिचुएशन है कराची के अंदर। जब लॉकडाउन लगा उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम 24 घंटे चलाएंगे कुछ बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स। अब कुछ आपको महसूस हो रहा है कि दबाव कम हुआ है, खासतौर पर अगर बात की जाए जिस वैक्सीनेशन सेंटर पे आप हैं, एक्सपो सेंटर पे? फवाद साहब, एक्सपो सेंटर में मेगा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, लेकिन आज जो यहाँ पर सहूलियात का दावा किया जा रहा था, जिस तरह से बताया जा रहा था कि बेहतरीन वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन इसकी जो पोल उस वक्त खुली जब सही मायनों में आवाम ने रुख किया इस वैक्सीनेशन सेंटर का। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे क्योंकि शुरू दिन से ही यहाँ पर जो स्टाफ है उसकी कमी है, जिसके बायस सुस्त रवि का शिकार था जब लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे। जिस तरह से वीकेंड्स के दिन है, फ्राइडे, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, उन दिनों में यहाँ पर जो है तूफान बदतमीजी देखने में आई। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह थी कि इंतजामिया की जानिब से कोई तैयारी नहीं थी कि अगर चौथी लहर का जिस तरह से खतरा जाहिर किया गया, जिस तरह से सख्त लॉकडाउन लगाया गया, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जो है जारी किए गए, उसके बाद आवाम भी जो है खौफ के मारे वो यहाँ पहुंची। लेकिन इस वैक्सीनेशन सेंटर की सिर्फ वैक्सीन का मसला नहीं है, बल्कि इंतजामात का मसला है, सहूलियात का मसला है। और अगर शहर में वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो इन्होंने कोटा सेट किया हुआ है उसमें बड़ी परेशानी है। यहाँ पर मलीर से भी लोग एक्सपो सेंटर आ रहे हैं, लियारी से निकलकर लियारी वाला भी यहाँ आ रहा है, नागन चौरंगी, सरजानी, बल्दिया टाउन, सईदाबाद से लोग जो है वो एक्सपो सेंटर आ रहे हैं। अगर उनको सहूलियात उन्हीं के अपने इलाकों में क्यों नहीं जा रहे? हर इलाके के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर मौजूद है, ठीक है 24 घंटे नहीं होंगे, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर तो मौजूद है 24 घंटे। रात 3 बजे तो जा भी कोई नहीं रहा, तो लोग अपने इलाकों में क्यों नहीं जा रहे? फवाद साहब, जब हमारी यहाँ पर बात हुई उन लोगों से जो मलीर से आए, जो लियारी से आए, बल्दिया से आए, उनसे हमने बात की। कोरंगी वाले ये कहते हैं कि जमान टाउन में जो है वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। जितनी दफ़ा गए वहाँ पर वो ख़वातीन थी, वो कहने लगी कि हम कई बार गए, वो कहते हैं वैक्सीन ख़त्म हो गई। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो वहाँ भी वैक्सीन ख़त्म हो गई। जो कोटा, जैसा मैंने आपको बताया कि कोटा सेट किया गया है कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल में रोज़ाना कितनी वैक्सीन देनी है, इसी तरह से उस कोटे की कमी है और लोगों की तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल का सामना है। जब बल्दिया वाले को बल्दिया में ही अगर वैक्सीन मिल जाएगी तो एक्सपो सेंटर में रश नहीं होगा। अगर कोरंगी वाले
दोबारा आपकी तरफ आता हूं, लॉकडाउन की सूरत हाल भी आपसे पूछूंगा। आसिम, जरा आप मुझे अब क्विकली बताइएगा, जिला जनूबी में आप मौजूद हैं, यहां भी तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, जिना भी यहीं पर है, सिविल भी यहीं पर है, खालिद दीना हॉल भी है, मैं बड़े सेंटर्स की बात कर रहा हूं। जिला जनूबी की बात की जाए, यहाँ खुद आपकी रिहाइश मलीर में है, क्या सूरत हाल है? क्या आपके इलाकों के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद नहीं है? अगर मौजूद हैं तो क्या उनके ऊपर भी रश है? देखिए फवाद साहब, जो काम सिंध हुकूमत ने रोजे अव्वल से करना चाहिए था वो उनको 3 से 4 दिन बाद याद आया, जब एक्सपो सेंटर पे सूरत हाल बिगड़ी, मार पिटाई और तोड़ फोड़ की सूरत हाल हुई। तो जिला जनूबी में सबसे पहले जो 4 बड़े वैक्सीनेशन सेंटर जिनका आपने भी जिक्र किया, जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, खालिद दीना वैक्सीनेशन सेंटर, इसके अलावा लियारी जनरल अस्पताल एक बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पे सामने आया था। जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ जी 24 घंटे खुले रखे जाएंगे, तो उसके बाद सुबह सवेरे लियारी जनरल अस्पताल में जो सूरत हाल पैदा हुई कि वहां की इंतजामिया ने बड़ी तादाद में पहुंचने वाली आवाम को बजाय संभालने के, बजाय समझाने के, उन पर डंडे बरसा दिए और ये कहा कि वैक्सीनेशन स्टॉक इतनी मतलूबा मिकदार में मौजूद ही नहीं है जितनी बड़ी तादाद में आवाम वहां पर पहुंच चुकी है। इसी तरह की सूरत हाल मलीर का खोखरापार 2 नंबर का जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर गुज़िश्ता 2 दिन से ये सूरत हाल है कि खवातीन और मर्द बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें वैक्सीन लगवाई जाए, लेकिन वहां पर वही बात जो सरफराज ने कही कि मखसूस कोटा है इन सरकारी अस्पतालों का, जैसे ही वो कोटा खत्म हो जाता है, कहीं पर ये भी देखने में आ रहा है कि वो कोटा इब्तिदाई 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाता है। उसके बाद जो कतारों में लगे हुए लोग हैं वो इंतजार करते हैं और बिला आखिर एक शख्स आके उन्हें ये कहता है कि जी आपका नंबर अब कल आएगा, इसलिए आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं। तो यही सूरत हाल है कि जब हम ये खबरें देख रहे हैं कि जी फला सेंटर पर बदनज़मी हो गई, फला सेंटर पर जो है वो लोगों ने अंदर धावा बोल दिया, इस सूरत हाल से बचने के लिए ऐसा महसूस होता है कि सिंध हुकूमत ने कोई खास इंतजाम नहीं किया हुआ था, खास इंतजाम नहीं है सिंध हुकूमत का। अच्छा सरफराज, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, आसिम मैं आपकी तरफ आऊंगा। सरफराज ये बताइएगा कि लॉकडाउन के हवाले से एक तनकीद ये भी की जाती है कि लॉकडाउन मखसूस इलाकों में लगता है, मखसूस आबादी वाले इलाकों में लगता है, मखसूस रिहाइश रखने वाले लोगों के लिए जो है वो लॉकडाउन होता है। क्या ऐसी सूरत हाल है इस दफा लॉकडाउन में? जी फवाद साहब, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, वज़ीर आला सिंध की जानिब से बार बार ये बताया जाता है कि चौथी लहर जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये डेल्टा वायरस है, कोरोना नहीं है। उसके बावजूद किसी भी नोटिफिकेशन को जो है ज़िले इंतज़ामिया और इलाका पुलिस जो है वो नहीं मानती है। इलाका पुलिस फैसला करती है, ज़िले इंतज़ामिया फैसला करती है कि किन इलाकों में सख्त लॉकडाउन होगा, कौन सा रेस्टोरेंट पूरी रात खुला रहेगा, कौन सी दुकान पूरी रात खुली रहेगी और कौन सी दुकान है जो सुबह से ही नहीं खुलेगी। इस वक्त भी ये सूरत हाल है जहाँ तमाम मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद है, जहाँ पर रात 8 बजे, 6 बजे या 12 बजे कारोबार बंद होना है, वहाँ भी सारी रात होटल खुले रहते हैं, जूस की दुकानें खुली रहती हैं। किस इलाके की बात करें सरफराज, कोई पॉइंट आउट करें इलाका? जी ये स्कीम 33 का इलाका है, गुलशन इकबाल इसकी बात कर ले, या आप पीआईबी का जो इलाका है इसकी बात कर ले, या आप औरंगी टाउन 5 नंबर की बात कर ले, या आप लियारी के इलाके की बात कर ले। ये मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर पुलिस की इमा पे जो है ये जो कारोबार है ये चल भी रहा होता है और यहीं पर ही पुलिस जो है वो डंडे भी बरसा रही होती है कि कारोबार फौरी तौर पर बंद कर दिए जाएँ। इसके हवाले से ये भी है कि गुलशन इकबाल में तो हफ्ते में 2-2 बाजार लगे हैं, जुम्मा बाजार लगा है, पीर बाजार लगा है। इस सूरत हाल मैंने आपकी खबर देखी थी जिसमें आपने बताया कि जुम्मा बाजार यहाँ पर लग गया है, पीर बाजार लग गया है, जो बचत बाजार है वो भी लग रहे हैं। तो फिर किस तरीके से लॉकडाउन हो रहा है? तमाम चीजें जो है वो हुकूमत को भी देखनी चाहिए। खासतौर पर जिस सरफराज ने कहा कि मुख्तलिफ ऐसे इलाके के जो नुमाइशी हैं वहां पर तो लॉकडाउन है, यानी कि बड़े बड़े इलाकों के अंदर तो लॉकडाउन है, लेकिन जो अंदर की गलियां हैं, मुख्तलिफ गुंजान आबाद इलाके हैं, वहां पर लॉकडाउन की सूरत हाल नहीं है। आप दोनों दोस्तों का शुक्रिया कि आपने बड़ी अच्छी तरीके से अपडेट किया। नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, कराची के ताजिर तो ये दावा करते हैं कि लॉकडाउन से उनका अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचता है, लेकिन हकीकत क्या है पूछेंगे अशफाक यूसुफ तोला साहब से, हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत हैं। तोला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोला साहब सही पोस्टमार्टम कीजिएगा। पोस्टमार्टम से मेरी मुराद है कि सही सूरत हाल पता लगे कि पाकिस्तान की मईशत को हम सेहत के ऊपर तरजीह देना चाहते हैं कि हमारी मईशत जो है वो चले, और ज़ाहिर इसमें कोई बुराई भी नहीं है, हमने अपने अपने जो अहदाफ है वो खुद मुतय्यन करने होते हैं। कितना नुकसान होगा इस लॉकडाउन से जो अभी हुआ और कितना पहले हुआ था, कुछ अगर उसका थोड़ा सा आइडिया मिला के बताएं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो नुकसान ना होना ये तो खैर कह ही नहीं सकते, नुकसान तो होता है,
कि आप अगर अपनी एक्टिविटी बंद रखेंगे तो जाहिर बात है आपके चैनल को नुकसान होगा, मैं अपनी एक्टिविटी बंद रखूंगा मेरी ऑफिस को नुकसान होगा, मेरे क्लाइंटों को नुकसान होगा। तो ये तो नुकसान तो है, और ये एक आपको पता है पेंडेमिक है, पेंडेमिक के अंदर ये तो एक बहुत गिवन है कि जी नुकसान तो होगा। किस हद तक होगा, क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा जायजा ले लें मईशत के ऊपर, तो आपकी मईशत पहले पिछले साल 0.38 मार्च तक मनफी में थी। ठीक। तो वो मार्च कोविड से पहले था। अगर आप देखें तो आपकी 24 मार्च 2020 से कोविड का आपका लॉकडाउन शुरू हुआ था, और उसके बाद से अगर आप देखें वहाँ तक हमने जो मईशत को नापा था तो 0.38 मनफी आ रही थी। ठीक। जब इस साल रिवीजन के फिगर आए तो 3 महीने जो बंद रहे, ये मैं आपको ऑफिशियल आदाब दे रहा हूँ और आदाद शुमार दे रहा हूँ, उसमें मेरे कोई आदाद शुमार नहीं है, 0.38 से उतरे बढ़ के 0.47 पे होगी। ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये दावा कि जी मईशत पे बहुत गहरा असर पड़ता है, तो मुझे तो नहीं लग रहा। आशारिया तो कहते हैं नहीं पड़ रहा कि 0.38 हो रहा है, यानी कि अगर 0.09% अगर 3 महीने के वर्स्ट लॉकडाउन में आपकी मईशत पे इम्पैक्ट पड़ा है तो फिर तो इट इज नेक्स्ट टू नन। लेकिन तोला साहब, जब चीजें बंद होंगी तो जाहिर है फर्क तो पड़ेगा ना। तो इतना थोड़ा फर्क क्यों है, क्या वजह है? पाकिस्तान की मईशत डिपेंड नहीं करती इन तमाम चीजों के ऊपर कि जो लॉकडाउन में बंद थी, या आखिर सबब क्या है? सर सबब सीधा सीधा है, मेरी समझ से आज तक बात नहीं आई है कि आशारिये क्या कहते हैं और ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है। तो जमीनी हकायक आप देखें ना, लॉस तो है ना, तो ये आशारिये फिर क्यों नहीं बता रहे? और अगर आशारिये नहीं बता रहे तो आशारियों में कहीं कमी बेशी है, यानी कि कोई ना कोई चीज मिस रिपोर्टिंग हो रही है। अच्छा तोला साहब, इस वक्त हम ये देख रहे हैं जो इस वक्त कराची का इस दफा का लॉकडाउन है, इसमें कॉर्पोरेट ऑफिस तकरीबन तमाम ही खुले हुए हैं। आप हमारे अगर ऑफिस की जो पार्किंग है मदीना सिटी मॉल की, इसको जाके देखें तो पार्किंग में जिस तरह मामूल के मुताबिक जगह नहीं होती, इस तरह अभी भी जगह मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये पूरी बिल्डिंग 6 मंजिला बिल्डिंग जो है वो ऑपरेट कर रही है। नीचे बाहर जैना मार्केट सिर्फ बंद है, इसी तरीके से दुकानें बंद हैं, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस चल रहे हैं। सुबह अगर आप रश देखें, शाम में अगर आप रश देखें शारा फैसल पे जहां से लोगों की वापसी होती है, तो वो उसी तरह मौजूद है। ये कितना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान के नुकसान को कम करने में? देखिए, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। ये मुझसे भी जब मशवरा किया गया था अभी गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने, तो मैंने उनको यही कहा कि अगर कहीं वैक्सीनेटेड ऑफिसेज हैं और लोग वैक्सीनेटेड हैं, अगर उन्होंने एक जैब भी ले ली है तो उनको आप अलाउ करें। ठीक। और आप बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखें। शॉपिंग सेंटर का आप बिल्कुल ज़ैनब मार्केट में अगर आप शॉपिंग के लिए जाएंगे तो अगर आपने जैब भी ली हुई है और अगर आपकी सोशल डिस्टेंसिंग तो रहती ही नहीं है, तो जब अगर नहीं रहेगी और उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन बढ़ेगा तो जाहिर बात है बढ़ेगा। आजकल जो हमने कुछ ज़मीनी हकायक देखे हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेटेड हैं, जो 2-2 डोजेज ले चुके हैं और 2-2, 3-3 महीने हो गए, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल पूरी आपके एंटीबॉडीज की एक जो रिक्वायर्ड लिमिट है, इसके बावजूद भी ये लगता है, मगर हो सकता है कहीं फेटल ना हो, मगर बहुत सी जगहों पे ये फेटल हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये नहीं समझता कि कोई ऐसा रिस्क लेना चाहिए। ये एक्टिविटीज हैं, हाँ ये बिल्कुल बिलाशुबा आपकी बात दुरुस्त है कि जो लॉस है जो हमारे आम ताजिर का, ये बहुत बड़ा है। मगर उसको देखें, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो हमने एक सर्वे पहले भी एक आर्टिकल मेरा छपा था बिजनेस रिकॉर्डर में, और उसमें टू लॉकडाउन और नॉट इन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स के मैंने हवाले से लास्ट ईयर के लॉकडाउन के ऊपर किया था, जिसमें हमने मिसालें दी थी। देखें, अगर आप 5 इनकम ग्रुप है, हमारा एक सर्वे हुआ था सेंसस, तो उस सर्वे के हिसाब से 5 इनकम ग्रुप हैं आपके, और जब हम इसको क्वार्टाइल में 4 आप क्वांटम लेते हैं, इसके 5 लेते हैं, तो उसमें 2 ग्रुप ऐसे हैं विच कंप्राइजेस 33% ऑफ योर पॉपुलेशन। और अगर हम उनको 12,000 दे दें पर मंथ या 1 महीने के लिए अगर आप दे देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 128 अरब आपको देना है। ठीक है। और ये वही लोग ज्यादातर होंगे जो आपके एहसास प्रोग्राम में आते हैं। तो अब इट्स अ मैटर ऑफ हार्डली $800 to $900 मिलियन। तो मैं समझता हूँ कि अगर 1 महीना आप सही मानो, दूसरी एक्टिविटीज आप जैसे इंडस्ट्री चल रही है, वैक्सीनेटेड है लोग, तो आप चलाएं, ऑफिस चल रही हैं। ये जो शॉपिंग प्लाजा या शॉपिंग सेंटर्स हैं, उनके दुकानदारों को या उनके जो वो हैं जिनको माली ज़रूरत है इस वक्त, उनको आप दें। तो 128 अरब रुपये अगर 1 महीने में आप देते हैं अगर, तो मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा। और अगर आपको देना है तो नोटिस छाप के दें। आपको मिसाल देता हूँ ग्रेट डिप्रेशन की।
1930 की। अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा गया नोटें छाप के दो, तो रिसेशन था, वो नहीं माने, डिप्रेशन कर दिया। 20 में जब जरूरत नहीं थी नोटें छापी, और जब बहुत ज्यादा छाप ली और एक्सपेंडिचर करने लगे तो डिप्रेशन हो गया। तो ये अब इस वक्त की जरूरत है। और वैसे भी आप छाप तो रहे हैं यार, अल्लाह का शुक्र है, आपकी जो मनी इन सर्कुलेशन है 2 साल पहले 592 अरब रुपए बढ़ी थी, पिछले साल 692 बढ़ी थी, पिछले साल आपकी 1192 बढ़ी है, इस साल भी माशाल्लाह 800 से ऊपर ही है। अभी तक फाइनल फिगर नहीं आया जून 30 के, तो आ जाएंगे, तो आपको तो कोई इतना मसला ही नहीं है। 100 अरब तो बिल्कुल आइसिंग ऑन द केक है। तो आप कर दें ये करके, एक मतलब आप कम से कम मुल्क को, एक ये चौथी लहर है और हर लहर में आपको ये करना पड़ेगा। ये आप, और ये मैं पूरे पाकिस्तान की बता रहा हूँ, अगर मेजर सिटीज पे हम आएंगे तो हो सकता है आधे में भी काम आपको, आधे में भी गुंजाइश मौजूद है, कहीं ना कहीं रास्ता निकल सकता है। अच्छा तोला साहब, आज आप मौजूद ही हैं, आपसे बिल्कुल एक फायदा और उठा लेते हैं। यूएस डॉलर कंट्रोल नहीं आ रहा, वापस उसी जगह पहुंच गया है कि जहां पर पहले मैक्सिमम के ऊपर था। इसके क्या असबाब है? मईशत तो बेहतर हो रही है, खान साहब ने कह दिया, हमने यकीन कर लिया। देखिए मैं एक ही चीज बार बार कह रहा हूँ कि हमारी मईशत, जिसकी मुतवाजी मईशत बहुत बड़ी है, इस बात की मुतामिल हो ही नहीं सकती। ये वेस्टर्न जो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो हमारे लिए नहीं बनी है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, और अगर हम नहीं करते तो वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। मैं तो यही कह सकता हूँ, आप 2 चीजों पे कंट्रोल करें, आपकी रियल ग्रोथ, यानी रियल ग्रोथ के मतलब जिसमें आपके एजेंट ऑफ ग्रोथ, जिसको मैं कहता हूँ आपकी लैंड और आपकी अनस्किल्ड लेबर, अगर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, 2 फैक्टर्स होंगे। इंटरेस्ट रेट कम कर दें आप देखें टर्फ में 500 बिलियन रुपीस की इंडस्ट्रियल लोन गई है, ठीक, एलसी खुली है, ठीक है। आप इसके टैक्सेस वगैरह मिलाएं और लोकल इंस्टॉलेशन वगैरह मिला लें तो 1200-1400 बिलियन यानी कि 1.5 ट्रिलियन की आपकी एक्सपेंशन हुई है। वो क्यों हुई है? इंटरेस्ट रेट लो था, बिल्कुल ठीक, उस वक्त आपका डॉलर कंट्रोल में था। अब आपकी ये जो पेमेंटें आएंगी और ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट पे आप जो माशाल्लाह आप कर रहे हैं 7% का, जैसे आपको हॉट मनी पे मैं कहता था, तो ये एक और डिजास्टर आप कर रहे हैं। ये आप कहते हैं ये भी हॉट मनी जितना बड़ा स्कैंडल बनेगा? इतना बड़ा तो नहीं हो, बिकॉज की पाकिस्तानियों की आइडेंटिफाइड मनी है, वो तो आइडेंटिफाइड नहीं थी। किसकी आई, कहाँ से आई, किसने इन्वेस्टमेंट की, कौन कमा कर ले गया, किस लिए कमा कर ले गया, कितने पे कमा के ले गया, कुछ पता नहीं था, बस एक पैसा आया और आके चला गया। तो सब अच्छा कंक्लूड कीजिएगा, आज तफसीली गुफ्तगू शायद ना हो पाए, कंक्लूड कीजिएगा कि पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त जो सूरत हाल है, ये हमें क्या करना चाहिए, किस सूरत में कि कोरोना की लहर आ रही है, 4थी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 7वीं, जो भी है। पिछली दफा कहा जाता है कि पाकिस्तान ने कोरोना से फायदा उठाया। फायदा ऐसे उठाया कि हमने मईशत खोल दी, दुनिया बंद थी, हमारी जो है वो, हमें ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए, हमें चीजें बेहतर हो गई। ये वो सब चीजें हैं जो खान साहब बताते हैं। आप इसको कैसे जो है वो रेक्टिफाई करते हैं, चीजों को किस तरफ लेके जाना है? देखिए, अब जो सिवियरिटी आ रही है ना वायरस की, म्यूटेट जो हो रहे हैं, वो बहुत लीथल हो रहे हैं। आपने देख लिया होगा, ये जो अल्फा, बीटा, गामा एंड नाउ डेल्टा, और इसके बाद भी जो लंबा कोई आ रही है, तो उसकी क्या सिवियरिटी होगी मुझे नहीं पता। मैं ये समझता हूँ कि आपको पहले ह्यूमन लाइफ को देखना है, मईशत होती है। लेकिन खान साहब कहते हैं अमीर आदमी के चोंचले लॉकडाउन। देखिए, आपको एक्सपोज करना है, अगर आप फर्ज करें इस वक्त 30%, 20% से ऊपर कराची की आपकी इन्फेक्शन रेशियो है, वो भी अभी पता नहीं है कितने लोग आपके 20% तो वो है जो टेस्ट के अंदर से निकल रहा है ना, और टेस्ट भी नॉमिनली हो। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर सही इन्फेक्शन रेट आपको पता चले जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, हम वेस्टर्न वर्ल्ड अमीरों के चौंचले जो भी आप कहते हैं, या तो आप अपनी कोई टेस्टिंग डेवलप कर लें कि सस्ती टेस्टिंग हो तो लोग जाके करवाएं, ब्लड का क्लॉट वो दें, ड्रॉप दें, व्हाटएवर इट इज, जो कोई भी ऐसी चीज हो अपनी इंडिजिनियस आप बनाए। जैसे आप पाक वेग बना रहे थे, आज तक ड्रेपनेस को अप्रूव ही नहीं किया और हम स्टिल इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो एक दफा ही लगी डोज, हमें तो पता भी लग रहा पाक वेग लग नहीं लगा। कहाँ है पाक वेग? तो ये हम इंस्टेड ऑफ के कुछ बेनिफिट उठाए, हम लूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी को आप, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान के इस वक्त के हालात में मैं ये समझता हूँ कि हमें इंसानियत को पहले देखना है, मईशत को बाद। अमीरों का चोचले नहीं। देखिए, अगर आप ये 12-12 हज़ार दे रहे हैं ना 2 या 3 ग्रुप्स को, तो मैं नहीं समझता हूँ अमीरों के चोचले। ठीक है, सबको कंपनसेशन मिलेगी, आपको देना चाहिए। ये दुकानदार है ना, उसका इतना शायद मसला नहीं होगा जितना उसके नौकर का होगा। बिल्कुल ठीक है। आप भी जानते हैं
लाखों करोड़ों की सेल होती है इनकी, तो क्या 10% भी नहीं कमाते थे ये? अब 2 साल कमा लिए हैं भाई, 24-25 लाख अगर आपने कमा लिए, 1-1.5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं आपने, तो अब आप उसको आराम से जिस खर्च हिसाब करें। से लॉकडाउन के बाद गाड़ियां सेल हुई हैं, जिस हिसाब से चीजों ये आपको एक और डिजास्टर मुझे नजर आ रहा है। ये तो अंदाजा ये हो रहा है कि इस कौम के पास बहुत पैसा था। बस आप देख लें, जिसने मोटरसाइकिल लेनी थी वो 800 सीसी पे आ गया, 800 वाला 1300 पे आ रहा है, 1000 वाली यतीम हो गई है, ठीक है जी। 1300 वाला था वो 1800 पे जा रहा है, 1800 वाला एसयूवी पे। वैसे मुझे इख्तितामिया के लिए एक बड़ी मजेदार बात मिल गई तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपका, कि एक तरफ खान साहब ने फरमाया कि गरीब आदमी जो है वो लॉकडाउन के नतीजे में तबाह हो जाता है, लेकिन हमने देखा ये हकीकत में ये देखा कि एक तरफ आप ही के वजीर ये शेयर करते रहे कि पाकिस्तान के अंदर ये तमाम चीजें, गाड़ियां हों, लग्जरी आइटम्स हों, ये ज्यादा सेल हुए हैं लॉकडाउन के बाद। इसके क्या असबाब है खान साहब, ये आप जाने, आपकी माशी और उसमें सिर्फ आपको ये भी एक इशू है कि अगर ये करते हैं लॉकडाउन, और अगर पूरे पाकिस्तान में भी करते हैं, तो 128 बिलियन से ऊपर आपको महीने के देते हैं। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब, जरूर सुन लीजिएगा तोला साहब की बात। आज के लिए इतना ही, अगली 5 दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।